सो हेलो स्टूडेंट, देखो लास्ट वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था, एक्सरसाइज 16.1 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 16.1 पढ़ी थी। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 16.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 16.2 स्टार्ट करने से पहले एक दो चीजें अपने पास देखो। ये सबको पता है P ऑफ A प्लस P ऑफ नॉट A इक्वल्स टू क्या होता है 1, ये सबको पता है। सेम ऐसे ही जो 16.1 पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था अपन ने, इंटरसेक्शन और यूनियन पढ़े थे। तो वही ये चीज इंटरसेक्शन और यूनियन में भी अप्लाई होती है। कहने का मतलब आप P ऑफ A यूनियन B प्लस P ऑफ A यूनियन B बार इक्वल्स टू 1। सेम ऐसे P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बार इक्वल्स टू 1। सेम ये कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई होगा। उसके अलावा अपन एक चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास का, याद हो तो, ये यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें एक चीज और पढ़ी थी। क्या पढ़ा था देखो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी अगर इसका होल बार है तो आप इसको क्या लिख रहे थे, ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, तो जो होल बार होता है वो साइन चेंज होकर इंडिविजुअल बन जाता है। यानी अगर यहाँ पर कुछ ऐसा बनता है ए यूनियन बी का होल बार, सॉरी इंटरसेक्शन, तो आप इसको क्या लिख सकते थे, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। बस ये एक दो चीज है जो इसमें थोड़ी सी न्यू है, बाकी सारी चीज वो ये जो पहले का अपना पढ़ा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, ए यूनियन बी का अगर होल बार है तो वो इंटरसेक्शन पे इंडिविजुअल हो जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन पर होल है तो यूनियन पर इंडिविजुअल हो जाएगा। ये दो चीजें ध्यान रखनी है। और वो P ऑफ A प्लस P ऑफ नॉट A इक्वल्स टू 1, वो ध्यान रखना ही है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 16.2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या है, A और B एक वैल्यूज गिवन है। P ऑफ A आपको गिवन है 1/4। अच्छा चलो छोड़ो, इससे पहले एक चीज हो रहा है वो भी जरूरी है। तो देखो क्या है वो, अगर आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट है, कभी कभी लिखा मिल जाता है A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट या फिर स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, ये कभी कभी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा क्वेश्चन के अंदर। तो उसका मतलब ये होता है P ऑफ A इंटू P ऑफ B इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, P ऑफ A इंटू P ऑफ B वाला जो पार्ट है उसका आप P ऑफ A इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं, अगर लिखा हुआ मिल गया आपको इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उस केस में। ठीक है, अदरवाइज इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होता है तो अपन P ऑफ A इंटू P ऑफ B इक्वल्स टू P ऑफ A यूनियन B ये नहीं लिख सकते। और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो P ऑफ A अपॉन B का मतलब P ऑफ A ही होता है। ठीक है, और P ऑफ B अपॉन A का मतलब P ऑफ B ही होता है। ये 11th में पढ़ा हुआ है ये चीज। ठीक है, बट एक बार रिवीजन के लिए बता दिया था। तो ये 11th में पढ़ी हुई ये चीज तो आपकी। अब स्टार्ट करते हैं अपन अपना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या गिवन है अपने को, P ऑफ A गिवन है 1/4, P ऑफ B गिवन है 1/2 एंड P ऑफ A यूनियन B गिवन है आपको 1/8, 1/8। एंड क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है आपको P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार, A बार इंटरसेक्शन B बार फाइंड करना है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ क्या कि P ऑफ A यूनियन B का होल बार फाइंड कर लो, एक ही बात है। P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार फाइंड कर लो, चाहे P ऑफ A यूनियन B बार फाइंड कर लो, दोनों एक ही बात है। तो ये कहाँ यूज में आएगा, तो आपको यहाँ जो क्वेश्चन में गिवन होगी वो वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकल रही होगी, इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो वैल्यू निकल रही होगी, उसकी हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। देखो P ऑफ A गिवन है, P ऑफ B गिवन है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B गिवन है, तो क्या अपन P ऑफ A यूनियन B निकाल सकते हैं। इक्वल्स टू क्या होता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये वही 16.1 में पढ़ा हुआ है। तो P ऑफ A यूनियन B निकल गया यहाँ से, तो यहाँ देखो किसकी वैल्यू चाहिए, A यूनियन B। तो अपन को पता है P ऑफ A यूनियन B
प्लस पी ऑफ ए यूनियन बी बार इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो जो सिंपल से क्वेश्चन है वो तो पूरे करवाने की जरूरत ही नहीं है। पी ऑफ ए यूनियन बी बार फाइंड करना था, ए यूनियन बी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं और अपन को पता है ए यूनियन बी प्लस ए यूनियन बी बार इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ए यूनियन बी बार की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ये यहाँ से आ गया और ये वैल्यू इसी के इक्वल है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आगे सॉल्व कर सकते हो आप इसको। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो सीरियल में करवाने लायक क्वेश्चन है उन्हीं को पूरा करेंगे अपन। सेकंड देखो क्या है, आपको गिवन है P ऑफ A इक्वल्स टू 0.4 गिवन है, P ऑफ B इक्वल्स टू आपको गिवन है P ऑफ B इक्वल्स टू P गिवन है, वैल्यू नहीं गिवन है। और आपको गिवन है P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू 0.6। तो आपको फाइंड करना है P की वैल्यू, P फाइंड करना है। और क्वेश्चन में गिवन है A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, या A और B जो है वो स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ये गिवन है आपको इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब देखो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या बताया था मैंने, इंडिपेंडेंट इवेंट अगर होता है तो आपको पता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B ही होता है। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू A इंटू B होती है। तो देखो P ऑफ A यूनियन B गिवन है आपको, इक्वल्स टू क्या हो गया P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, यही होता है। वैल्यू पुट कर दो, A यूनियन B कितना है 0.6, P ऑफ A कितना है देखो 0.4, P ऑफ B कितना है P माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये देखो A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A इंटू P ऑफ B, P ऑफ A इंटू P ऑफ B, तो कितना हो जाएगा माइनस 0.4 P। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये P और माइनस P ये सॉल्व हो जाएगा, ये प्लस से इधर आकर माइनस हो जाएगा, आगे डिवाइड करना है, आगे सॉल्व कर लोगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपके कितने कंप्लीट हो गए, 2 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड में क्या क्या गिवन है। थर्ड में ये गिवन है आपके पास A एंड B जो है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसने बता दिया इंडिपेंडेंट इवेंट है, पढ़ा हुआ है 9th 11th में अच्छे से, इंडिपेंडेंट कई टाइप्स पढ़े हुए 11th में ना। तो क्या गिवन है देखो A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट है, आगे इसने लिखा है P ऑफ A इक्वल्स टू 0.3, आगे उसने लिखा है P ऑफ B इक्वल्स टू 0.4। फाइंड करना है देखो, एक तो फाइंड करना है P ऑफ A यूनियन इंटरसेक्शन B, सेकंड इसने कहा है P ऑफ A यूनियन B, थर्ड में इसने लिख दिया P ऑफ A अपॉन B, एंड फोर्थ इसने बता दिया P ऑफ B अपॉन A। ठीक है, P ऑफ A अपॉन B और P ऑफ B अपॉन A, देखो इजीली कर सकते हो। इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है इसका मतलब A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आपको पता है क्या होगी P ऑफ A इंटू P ऑफ B, P ऑफ A इंटू P ऑफ B, तो ये हो गया फर्स्ट सॉल्व। अब देखो सेकंड A यूनियन B, तो A यूनियन B का 16.1 में सॉल्व कर ही रखा है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B आ गया। नेक्स्ट देखो P ऑफ A अपॉन B, P ऑफ A अपॉन B, दो तरीके हैं, एक तो जो 16.1 में फॉर्मूला पढ़ा था P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, और एक अभी मैंने बताया था कि अगर A और B जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो P ऑफ A अपॉन B की वैल्यू P ऑफ A ही होती है। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट है तो, अदरवाइज नहीं। सेम ऐसे ही P ऑफ B अपॉन A किसके इक्वल हो जाएगा, P ऑफ B के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस, ये भी इजीली क्वेश्चन नंबर 3 के 4th वाली, तो ये 4 क्वेश्चंस भी इजीली हो जाएंगे आपसे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, अभी तो फिलहाल इसी टाइप के चल रहे हैं, बट प्रॉब्लम अभी आएगी आगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी आप कर लोगे। देखो क्या क्या गिवन है, P ऑफ A गिवन है आपको 0.3
P ऑफ B गिवन है 0.6 और इसने बता दिया A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट है ये। तो देखो क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है फर्स्ट में आपको P ऑफ A इंटरसेक्शन B, सेकंड में फाइंड करना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B बार, थर्ड में फाइंड करना है P ऑफ A यूनियन B एंड फोर्थ में फाइंड करना है P ऑफ A इंटरसेक्शन A बार यूनियन इंटरसेक्शन B बार। ये फाइंड करना है। देखो इजीली कर सकते हैं, A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B किसके इक्वल हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B के। तो ये हो गया फर्स्ट सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ क्या है, A इंटरसेक्शन B बार। अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए। देखो यहाँ से इसका फॉर्मूला ये बना सकते हैं ना, P ऑफ A इंटू P ऑफ B बार। ओके, P ऑफ A इंटू P ऑफ B बार। जैसे इंटरसेक्शन क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में, तो इसको लिख सकते हैं P ऑफ A इंटू P ऑफ B बार। और B बार कैसे फाइंड करना है वो पता ही आपको, P ऑफ B की वैल्यू 0.6 है, तो B बार कितना हो जाएगा आपको पता ही है, P ऑफ B प्लस P ऑफ B बार इक्वल्स टू 1 होता है। तो P ऑफ B की वैल्यू उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.4। नेक्स्ट देखो P ऑफ A यूनियन B, फॉर्मूला पता ही है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। नेक्स्ट देखो P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, P ऑफ A बार इंटू P ऑफ B बार। इंटरसेक्शन हो रहा है, ओके, तो इंटरसेक्शन हो रहा है तो P ऑफ A बार इंटू P ऑफ B बार। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है आपका, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ से अपने पास वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अभी तक के क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन थी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक बैग है, ओके, बैग में ये कह रहा है 5 व्हाइट 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल है। 5 व्हाइट 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल है। 5 व्हाइट 7 रेड 8 ब्लैक बॉल है। अब क्या कह रहा है, 4 बॉल निकाल रहा है वो, ठीक है, एक एक करके विदाउट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो एक बॉल निकल गई बाहर उसको वापस अंदर नहीं रखना है। ठीक है, अब ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, यानी एक एक करके बॉल बाहर निकाल रहा है, और अगर वो एक एक करके बॉल बाहर निकालेगा तो जितनी भी बॉल्स है उनमें व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको, ओनली व्हाइट बॉल की। ठीक है, तो देखो क्या करना है, 4 बार बाहर निकाल रहा है वो, ठीक है, तो मैं एक तो इवेंट मान लेता हूं E1। पहली बार अगर मैं व्हाइट बॉल बाहर निकालूंगा तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेट रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट, यही होगी, फेवरेट रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट। व्हाइट बॉल बाहर निकालनी थी, व्हाइट बॉल कितनी थी 5 और टोटल बॉल कितनी थी 20, तो 5 अपॉन 20। अब अगर मैं सेकंड टाइम क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एक बॉल बाहर निकाली, अब उस बॉल को क्या किया, साइड में रख दिया विदाउट सब्स्टिट्यूशन, वापस बॉक्स के अंदर नहीं गई वो बॉल। अब अगर मेरे को व्हाइट बॉल निकालनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी देखो क्या हो जाएगी, 4 अपॉन 19 हो जाएगी, क्योंकि एक बॉल बाहर निकल चुकी है और वो व्हाइट कलर की थी, तो व्हाइट में से अगर एक बॉल बाहर निकालूंगा तो मेरे पास व्हाइट कलर की 4 ही बॉल बचेगी, और टोटल पहले 20 थी लेकिन एक बॉल बाहर निकली हुई है, तो कितना हो गया 4 अपॉन 19। ऐसे ही थर्ड टाइम क्या हो जाएगा, देखो 3 अपॉन 18 एंड फोर्थ टाइम क्या हो जाएगा, देखो 2 अपॉन 17। ये होगा, वापस एक बॉल फिर यहाँ से एक फिर बाहर निकाली, यहाँ से वापस एक बॉल बाहर निकाली। अब वो क्या कह रहा है, ये चारों बॉल व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, यानी सारी की सारी व्हाइट होनी चाहिए, यहाँ भी व्हाइट, यहाँ भी व्हाइट, यहाँ भी व्हाइट और यहाँ भी व्हाइट। 11th क्लास में पढ़ा था, एक तो एंड वाला केस और एक और वाला केस, इसको तो प्लस लगा के सॉल्व करते थे, इसको मल्टीप्लाई लगाकर, जो जरूरी होते थे कंपलसरी वो मल्टीप्लाई से, जो ऑप्शनल में चले जाते थे उनको प्लस से। तो आप देखो ये ऑप्शनल में जा रहे हैं या कंपलसरी में जा रहे हैं, कंपलसरी केस है, क्यों, क्योंकि उसने कहा है सारी की सारी व्हाइट होनी चाहिए, उसने ये नहीं कहा कि 4 बार बॉल निकालने कोई भी एक व्हाइट हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट भी व्हाइट है, सेकंड भी व्हाइट ही होनी चाहिए, थर्ड भी व्हाइट होनी चाहिए, फोर्थ भी व्हाइट होनी चाहिए, यानी ये सारी केस कौन से हो गए,
कंपल्सरी केस है। तो अपने पास क्या बन गई प्रोबेबिलिटी 5/20 इंटू 4/19 इंटू 3/18 इंटू 2/17। अब सॉल्व आप कर लोगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। 4 बॉल निकालनी थी, चारों व्हाइट होनी चाहिए थी, तो एक एक करके 4 बॉल को बाहर निकाल लिया अपन ने। ओके, नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 क्वेश्चन में है एक डाइस है, डाइस को 3 बार थ्रो कर रहे हैं। ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, बहुत अच्छा तो नहीं बट अच्छा क्वेश्चन है। एक डाइस है, डाइस को 3 टाइम टॉस कर रहे हैं। देखो डाइस को 1 टाइम टॉस करते तो 6, 2 टाइम टॉस किया तो 6/2 36, 3 टाइम टॉस करेंगे तो 6/3 इक्वल्स टू 216, यानी टोटल रिजल्ट जो हो जाएंगे ना वो 216 हो जाएंगे। तो 216 रिजल्ट बना के वैल्यू फाइंड करूंगा, बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको सिंगल रिजल्ट के बेस पर एक बार अपन इनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, डाइस को 3 टाइम टॉस करा। अब अगर डाइस को 3 टाइम टॉस करते हैं तो वो कह रहा है एटलीस्ट 1 टाइम ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर, एटलीस्ट 1 ऑड नंबर, एटलीस्ट 1 टाइम ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखो अगर मैं चेक करता हूं तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जब केस बहुत ज्यादा बन रहे हो, तो आप इनको अपोजिट में लेके चले जाओ। एटलीस्ट 1 टाइम ऑड नंबर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ऑड नहीं आकर के अपन इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी चेक कर लेंगे। ठीक है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ऐसे केस बहुत ज्यादा बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपोजिट में ले लो। एटलीस्ट 1 ऑड आना चाहिए था, 1 ऑड आने का मतलब क्या हो गया था, 1 ऑड आ सकते हैं, 2 ऑड आ सकते हैं, और 3 टाइम टॉस करें तो तीनों ऑड आ सकते हैं। 1 टाइम भी ऑड पॉसिबल है, 2 टाइम ऑड पॉसिबल है, 3 टाइम ऑड पॉसिबल है। तो जो चीज पॉसिबल नहीं है उसको ले लो। तो क्या पॉसिबल नहीं है, इवन नंबर नहीं आनी चाहिए। तो 1 टाइम में, सिंगल टाइम में अपन चेक करेंगे इसको। 1 टाइम में देखो इवन नंबर कौन कौन से होंगे, 2, 4 एंड 6। ठीक है, 2, 4 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/6 1/2। ये किसकी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। 1 टाइम टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। बट अपन कितने टाइम टॉस कर रहे हैं, 3 टाइम। तो अगर मैं 3 टाइम टॉस करूंगा तो प्रोबेबिलिटी देखो क्या हो जाती है, अपन को पता है जितने टाइम टॉस करते हैं उतनी पावर हो जाती है। ठीक है भाई, डाइस का 1 टाइम थ्रो कर रहे हैं 6 रिजल्ट, 2 टाइम कर रहे हैं तो 6/2, 3 टाइम कर रहे हैं 6/3। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकाली अपन ने 1 टाइम में, लेकिन अपन को 3 टाइम करना था। तो 3 टाइम में इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/8। ये हो गई 3 टाइम में इवन आने की प्रोबेबिलिटी। बट अपन को इवन चाहिए ही नहीं था, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड दोनों मिलकर क्या होता है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ देखो ऑड क्या आ जाएगी अपने पास, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 1/8। तो ऑड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो हो गई अपने पास 7/8। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में ये था रिजल्ट ज्यादा थे, तो रिजल्ट ज्यादा होने की वजह से क्या करते हैं अपन, कोशिश ये करते हैं कि कम से कम केस बन सके। ठीक है, तो ऑड आने की देखो, अगर ऑड आने की मैं केस बनाता तो सिंगल टाइम ऑड हो सकता था, बाकी ये 2 इवन हो चाहे ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। या फिर क्या हो सकता था, कोई 2 ऑड हो सकते थे, थर्ड चाहे इवन हो इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। या फिर क्या हो सकते थे, तीनों ही ऑड हो जाते। ठीक है, ये सारे केस ऑड के ही थे, तो केस बनाता तो बहुत ज्यादा। इसके अलावा एक ही केस है जो इसमें काउंट नहीं होगा, वो कौन सा होगा, कि ये जो 3 नंबर आ रहे हैं ना, तीनों के तीनों ही क्या हो जाए, इवन हो जाए, तीनों के तीनों इवन हो जाए। इसका अपोजिट केस, क्योंकि ये एक सिंगल केस बन सकता है। तो इवन आने के कितने चांसेस हो गए, 2, 4, 6, यानी टोटल 3 थे, और सॉरी फेवरेट रिजल्ट 3 हो गए, टोटल रिजल्ट कितने होते हैं 6। तो 3/6 1/2। तो 1/2 जो था अपन को इवन की प्रोबेबिलिटी पता लग गई, और 1 में से माइनस कर देंगे तो ऑड की पता लग जाएगी। तो अपन को 3 टाइम टॉस करना था, तो पहले इसको 3 टाइम में टॉस करके फाइनल वैल्यू पता लग गई। अब उसको 1 में से माइनस किया तो क्या हुआ, अपन को ऑड की प्रोबेबिलिटी पता लग गई, एटलीस्ट 1। एटलीस्ट का मतलब पता ही है, कम से कम 1 होना चाहिए, यानी कि 1 टाइम भी पॉसिबल है, 2 टाइम भी पॉसिबल है, और 3 टाइम भी पॉसिबल है।
इसलिए इसको क्या किया अपन ने, इसको अपोजिट में ले लिया, क्योंकि अपोजिट में जो केस बन रहे वो बहुत कम बन रहे थे, इस वजह से। ओके, नेक्स्ट देखो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 क्वेश्चन ये कह रहा है जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें से क्या किया, विदाउट सब्सटीट्यूशन 2 कार्ड निकाल लिए, 2 कार्ड निकाले एक के बाद एक, ठीक है, 2 कार्ड निकाले विदाउट सब्सटीट्यूशन। और उसके बाद में ये कह रहा है ये जो 2 कार्ड निकाले दोनों ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, 52 कार्ड्स होते हैं और 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड निकाल लिए विदाउट सब्सटीट्यूशन, वही पिछले वाला केस वापस नहीं रखा उसमें, और वो दोनों के दोनों किस कलर के होने चाहिए, ब्लैक कलर के होने चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, 2 बार निकाल रहे हैं तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी अपन क्या मान लेंगे, E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्लैक कलर के कितने कार्ड होते हैं 26 अपॉन टोटल रिजल्ट 52, तो ये हो गया 1/2। ओके, सेकंड वापस ब्लैक कलर निकालो। अब अगर मैं वापस ब्लैक निकालूंगा तो फर्स्ट टाइम में जो कार्ड निकला था उसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, वापस नहीं रखा उसको, तो अब अपने पास ब्लैक कार्ड कितने रह गए, पहले 26 थे अब रह गए अपने पास 25, क्योंकि एक कार्ड बाहर निकाला हुआ है। और टोटल कितने रह गए, पहले 52 थे अब टोटल कितने हो गए 51, क्योंकि एक कार्ड बाहर निकला हुआ है। अब दो बार ही पूछा था, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2, ठीक है। P ऑफ E1 1/2 है, P ऑफ E2 25/51 है। दोनों को क्या करोगे मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों केस कंपलसरी है, फर्स्ट में ये भी होना चाहिए था और सेकंड ये भी होना चाहिए अपने पास, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, आगे इसका आंसर। ओके, कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन हो गए अपने पास 7 कंप्लीट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2 कॉइन है इस पर, 2 कॉइन है तो 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी पता लगानी है अपन को, 2 टेल आने की, इफ इट इज नोन दैट एट लीस्ट 1 टेल हैज कम, ठीक है, एक आ चुका है, सॉरी हेड की बात हो रही है ना। तो क्वेश्चन अपने पास कॉइन है, कॉइन को 2 टाइम टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन को अगर अपन 2 टाइम टॉस करते हैं तो टोटल रिजल्ट कितने हो जाते हैं 4, सिंगल रिजल्ट 1, 2 टाइम तो 2 पावर 2 4, तो टोटल रिजल्ट हो जाते हैं 4। कौन कौन से, या तो दोनों हेड आ जाए, या दोनों टेल आ जाए, या फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, या फर्स्ट पे टेल सेकंड पर हेड, तो ये टोटल जो है 4 रिजल्ट पॉसिबल है। अब देखो क्या कह रहा है, वो 2 केस बता दिए उसने, एक को मैं ए मान लेता हूं, एक को बी मान लेता हूं। वो ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। इट इज नॉन दैट एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड, ये जो है आ चुका है पहले से, 1 हेड आ चुका है। तो देखो चेक करो 16.1 वाला क्वेश्चन है सेम, हेड फाइंड करना है, ए फाइंड करना है और बी आपको ऑलरेडी पता है, ये 2 प्रोबेबिलिटी होती है, एक आपको फाइंड करनी होती है, एक आपको पता होता है। तो P ऑफ ए अपॉन बी बनेगा या P ऑफ बी अपॉन ए बनेगा, कैसे चेक किया था, जो आपको पता था वो अपॉन में रहता था, तो यहां से क्या बन जाएगी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बनेगी अपने पास P ऑफ ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी का मतलब हो गया P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन P ऑफ बी। अब इनकी वैल्यू चेक कर लो, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या अपन इनकी, देखो P ऑफ ए का मतलब तो क्या हो गया, हेड आना चाहिए, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, P ऑफ ए 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इसका रिजल्ट तो हो गया अपने पास HH, ठीक है, और एट लीस्ट 1 हेड, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा HH, TH और HT। तो देखो P ऑफ B तो अपने पास क्या आ गया 3/4, P ऑफ B 3 रिजल्ट पॉसिबल है, एट लीस्ट 1 हेड, मतलब 1 हेड तो आ ही सकता है, 2 हेड भी आ सकते हैं, तो यहां से तो आ गया अपने पास 3/4। नेक्स्ट देखो A इंटरसेक्शन B, तो अगर ये A और B इन दोनों केस को मैं इंटरसेक्ट करता हूं तो कॉमन कितने रिजल्ट मिले हुए हैं 1 रिजल्ट, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपने पास कितना हो गया 1/4। तो ये आ गई, यहाँ पे सारी वैल्यूज आ गई, यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दोगे आ जाएगा आंसर, 4 तो आपका कैंसिल हो गया, ओके, तो 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो
ये तो सेम 16.1 वाला क्वेश्चन ही था ये तो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर अपने पास 9th क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक हॉस्टल है, हॉस्टल में 60% स्टूडेंट हिंदी, 40% स्टूडेंट इंग्लिश और 20% स्टूडेंट ऐसे जो दोनों अखबार पढ़ते हैं, दोनों हिंदी भी इंग्लिश भी। तो देखो सबसे पहले तो कितने हो गए, 60% हो गए हिंदी। तो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं अपन, हिंदी का जो अखबार पढ़ते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 60%। परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100 लगा दो, तो 0.6 प्रोबेबिलिटी हो गई अभी। ऐसे ही ये कह रहा है कि जो 40% स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। 40% स्टूडेंट इंग्लिश, तो P ऑफ E क्या हो जाएगा, देखो अपने पास 40% मतलब 0.4। P ऑफ H आ गया, P ऑफ E आ गया। देखो उसके आगे इसने ये लिखा है कि 20% स्टूडेंट वो है जो दोनों अखबार पढ़ते हैं। दोनों अखबार पढ़ने का मतलब हो गया हिंदी भी पढ़ रहा है और इंग्लिश भी पढ़ रहा है, दोनों अखबार। पहले हिंदी का पढ़ लिया फिर इंग्लिश का भी पढ़ लिया, या फिर पहले इंग्लिश का पढ़ लिया फिर हिंदी का भी पढ़ लिया, दोनों अखबार पढ़ेगा। दोनों अखबार पढ़ने का मतलब हो गया वो कॉमन हो गए। तो कॉमन होने का मतलब ये हो गया कि आपको H इंटरसेक्शन E की वैल्यू बता दी उसने। 20% का मतलब हो गया 0.2। ठीक है, अगर वो ऐसे बोलता ना कि या तो हिंदी पढ़ रहा है या इंग्लिश पढ़ रहा है, आइदर हिंदी और इंग्लिश, तो फिर कौन सा केस हो जाता है, यूनियन। ठीक है, बट उसने ये कहा है कि वो हिंदी भी पढ़ रहा है और इंग्लिश भी पढ़ रहा है, मतलब दोनों अखबार पढ़ेगा, वो दोनों अखबार पढ़ेगा। तो ये केस कौन सा हो जाता है फिर अपने पास, इंटरसेक्शन H और E। कहने का मतलब मान लेते हैं ये इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो वेन डायग्राम बनाए थे, ये हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये इनकी बात कर रहा है अभी। ये वो 20% स्टूडेंट है, ये तो हो गए सिर्फ, अगर मैं मान लेता हूँ हिंदी वाले, ये हो गए इंग्लिश वाले, तो ये इनकी बात कर रहा है जो दोनों पढ़ रहे हैं। तो H इंटरसेक्शन E ये हो गया अपने पास 20। अब देखो वो क्या क्या पूछ रहा है, इस बार उसने वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्मेट में ही बनाने के लिए बोला है। देखो फर्स्ट क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो ना तो हिंदी पढ़ रहा है और ना ही इंग्लिश का बात पढ़ रहा है। यहाँ तो क्या कर रहा है, वो हिंदी पढ़ रहा है, सॉरी हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहा है। ये अपन से पूछना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी कि वो ना तो हिंदी का अखबार पढ़ रहा है और ना ही इंग्लिश का अखबार पढ़ रहा है। तो हिंदी की पता ही अपन को और इंग्लिश की भी पता ही है। तो देखो क्या पूछना चाह रहा है वो, H यूनियन E, इसका तो क्या मतलब हो गया, या तो हिंदी पढ़ रहा है या फिर इंग्लिश पढ़ रहा है, दोनों में से कोई ना कोई एक बार पढ़ रहा है। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है हिंदी भी नहीं पढ़ रहा और इंग्लिश भी नहीं पढ़ रहा, दोनों ही नहीं पढ़ता। तो अपन से वो क्या पूछना चाह रहा है, H यूनियन E का बार। तो H यूनियन E, इसका बार निकाल सकते हैं कैसे, H यूनियन E निकालना है, निकाल ही लेंगे, P ऑफ H प्लस P ऑफ E माइनस P ऑफ H इंटरसेक्शन E। यहाँ से H यूनियन E निकल जाएगा यहाँ से तो, और वो क्या पूछ रहा है, दोनों ही नहीं पढ़ रहा, तो 1 में से जैसे आप माइनस करोगे तो ये वैल्यू भी निकल जाएगी। ओके, ये आप कर लोगे आगे। अब सेकंड देखो क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है वो क्या कर रहा है, हिंदी का अखबार पढ़ता है। ठीक है, हिंदी का अखबार पढ़ते हैं तो उसके इंग्लिश का अखबार भी पढ़ने की प्रोबेबिलिटी, अगर हिंदी पढ़ रहा है यानी अपन को पता है हिंदी तो वो पढ़ते हैं, तो फिर इंग्लिश पढ़ने की प्रोबेबिलिटी देखो 16.1 वाला क्वेश्चन बन चुका है। ये हिंदी पढ़ता है ये तो पता है, इंग्लिश भी पढ़ता है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन H। ठीक है, थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड में इसका अपोजिट बोल रहा है कि अगर वो इंग्लिश का अखबार पढ़ते हैं तो हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, जो पता है उसको अपॉन में रख दो, बाकी आगे आता ही अपन को फॉर्मूला इसका पता ही क्या होगा। यहाँ क्या कह रहा था कि अगर हिंदी का अखबार पढ़ता है स्टूडेंट तो इंग्लिश भी पढ़ने की प्रोबेबिलिटी, और अपन 16.1 में ये डिस्कस किया था, अगर दो प्रोबेबिलिटी गिवन है, जो पता है उसको अपॉन में लगा के और जो नहीं पता उसको ऊपर रख दो, फॉर्मूला बना के सॉल्व कर दो। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये चीजें भी उसने वर्ड प्रॉब्लम में दे रखी है इसने, है ना, उसने इक्वेशन यहाँ नहीं बना के दी अपन को क्या फाइंड करना है। तो देखो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर देखो 10 में क्या मिला हुआ है अपन को, क्वेश्चन नंबर 10 11th में कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, उसी टाइप के क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन है आगे के 11th वाले सेम। ए है वो कोई बुक है उसके पास, उसको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी उसकी 90%, यानी कि
P ऑफ A, सॉल्यूशन की बात हो रही है। 90%, 90% का मतलब कितना हो गया, 0.9 हो गया। इसका मतलब अगर मैं ये चेक करूं A कितने परसेंट चांस है कि सॉल्व नहीं कर सकता, तो कितना हो जाएगा 0.1। बताइए 90% थे सॉल्व करने के, तो 10% नहीं करने के होंगे, तो नहीं करने के होंगे तो 10/100। ऐसी उसने B की बात कर दी। B के लिए वो कह रहा है कि जो B है वो 70% चांसेस है कि सॉल्व कर देता है। तो P ऑफ B कितनी हो गई 70/100 मतलब 0.7। तो P ऑफ B बार भी कितना हो जाएगा 0.3। अब देखो आगे क्या गिवन है। अब वो क्या कह रहा है, किसी एक क्वेश्चन उठा लिया बुक में से, कोई भी एक क्वेश्चन निकाल लिया अपनी मर्जी से। अब वो जो क्वेश्चन है कम से कम किसी एक की हेल्प, किसी एक के थ्रू सॉल्व हो जाए, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यानी कि कोई एक क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाना चाहिए, बस ये प्रोबेबिलिटी निकाली अपन को सॉल्व होने की। तो देखो 11th में पढ़ा हुआ था ऐसा क्वेश्चन सॉल्व, अगर वो क्वेश्चन सॉल्व होता है तो क्या क्या चांसेस बन सकते हैं। वो चांसेस देखो ये बन सकते हैं कि A से सॉल्व हो जाए बट B से सॉल्व ना हो, या फिर, है ना, दोनों केस आते थे 11th वाले, 11th में जो पढ़े थे। यहाँ तो क्या हो रहा है, सॉल्व होना चाहिए तो कोई एक सॉल्व कर दे, हो गया काम। तो A से सॉल्व हो रहा है B से नहीं हो रहा, या फिर ऐसे हो सकता है कि A से तो सॉल्व नहीं हो रहा लेकिन B से सॉल्व हो जाए, या फिर क्या हो सकता है कि जो A और B है दोनों से सॉल्व हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व होने से मतलब है, इससे मतलब नहीं कितने जने सॉल्व कर रहे हैं। उसने साफ साफ लिखा है एटलीस्ट वन, कम से कम किसी एक से सॉल्व होना चाहिए, और किसी एक से होने का मतलब ये है कि दोनों से भी हो सकता है। तो ये एक केस तो ये बन गया P ऑफ A P ऑफ B बार प्लस P ऑफ A बार इंटू P ऑफ B प्लस P ऑफ A इंटू P ऑफ B। ये भी बन सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और अपन इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं। कैसे, अपोजिट केस में ले जाओ, अपोजिट में ले जाते हैं तो बस वन में से माइनस करना पड़ता है। उसने ये लिखा है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन वो केस निकाल लेंगे जहां क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहा, मतलब कि P ऑफ A बार इंटू P ऑफ B बार, ठीक है। ये वो केस है जहां क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा, देखो P ऑफ A बार 0.3 इंटू 0.1, ओके, 0.3 इंटू 0.1। यहाँ से P ऑफ A बार इंटू P ऑफ B बार आ गया। तो अगर मैं इसको वन में से माइनस कर दूं, वन में से माइनस कर दूं, तो बचे हुए सारे केसेस वो ही है जहां क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। समझ में आई सेकंड तरीका। फर्स्ट तो सिंपल था, 11th में करे थे, चाहे तो इससे कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड में ये है कि आप उस क्वेश्चन को अपोजिट में ले जाओ। उसने यहाँ कहा कि क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, तो अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के केसेस देखता हूँ तो 1 2 3 टोटल 3 केस बनते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करने के, यानी जो अपन को क्वेश्चन में गिवन था, अगर मैं उसका अपोजिट सोचता हूँ, यहाँ तो था क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, बट अगर मैं ये सोचता हूँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, तो सिर्फ एक सिंगल केस ही बनता है। तो अच्छा है वो सिंगल केस की वैल्यू निकाल लो और वन में से माइनस कर दो, क्योंकि ये तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। इसके अलावा जितने भी चांसेस बच गए वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होने की है। तो अपन क्या करेंगे, नहीं सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके वन में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे ऐसे कर लो, दोनों एक ही बात है, ओके। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 11, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो करवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर लोगे। इस बार उसने क्या किया, A B और C 3 स्टूडेंट ले लिए। चलो बता देते हैं, क्योंकि 3 स्टूडेंट हो गए तो केस बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास है 11, 3 स्टूडेंट है, मान लेते हैं अपन A B C है। वही सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A, अगर क्वेश्चन को A सॉल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, ओके। तो इसका मतलब अगर मैं ये सोचूं कि A से सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी ना। P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इक्वल्स टू 1, तो 1 में से माइनस करके, ओके। नेक्स्ट देखो इसने कहा कि B सॉल्व कर ले इस क्वेश्चन को, तो अगर B सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बता दी उसने 1/3। इसका मतलब अगर B से सॉल्व नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/3। नेक्स्ट उसने बता दी C की प्रोबेबिलिटी, कि जो C से क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है वो है 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर C से सॉल्व नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है कि वो जो आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। सॉल्व होने का मतलब ये हुआ कि चाहे तो उसको ए सॉल्व करे, चाहे बी सॉल्व करे, चाहे सी सॉल्व करे, चाहे तीनों मिलकर सॉल्व करे, चाहे कोई दो जने मिलकर सॉल्व करे, कैसे भी सॉल्व करो बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ये केस बनाता हूं कौन से क्वेश्चन सॉल्व होने के, तो कितने केस बन जाएंगे? 3 है, 3 में कितने केस बनते हैं? सॉल्व हो रहा है और नॉट सॉल्व 8, अप्रोक्स 8 केस, 8 केस बनते हैं टोटल। तो अपन को क्वेश्चन में ये लिखा है कि सॉल्व हो जाना चाहिए, सॉरी हाँ सॉल्व हो जाना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है तो ए से भी सॉल्व हो सकता है, बी से भी सॉल्व हो सकता है, सी से भी हो सकता है तीनों मिलकर सॉल्व करें, हो सकता है इन दोनों से सॉल्व हो गया, या इन दोनों से सॉल्व हो गया, या इन दोनों से सॉल्व हो गया। तो केस, बहुत सारे केस बन जाएंगे। तो वही चीज, अगर केस बहुत ज्यादा बनते हैं ना, क्वेश्चन को अपोजिट ले जाओ। मतलब आप तो ये देख लो कि नहीं सॉल्व होने के कितने चांसेस है। नहीं सॉल्व होने के चांसेस सिर्फ एक ही है कि इन तीनों से सॉल्व ना हो, किसी एक से भी सॉल्व हो गया तो अपना क्वेश्चन सॉल्व है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अपोजिट में गया, तो मैंने ये देखा कि ये ए बी सी अगर तीनों से सॉल्व नहीं हो तो मेरे को ये केस मिल जाएगी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। उसके अलावा जितने भी केस बच गए वो सारे सॉल्व होने के, तो 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले प्रोबेबिलिटी किसके निकाल ली, नॉट सॉल्यूशन की। तो नॉट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए से भी सॉल्व नहीं हो रहा, इंटू बी से भी सॉल्व नहीं हो रहा, इंटू सी से भी सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये कितना हो गया अपने पास 1/4। तो 1/4 किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने की, और अपन को चाहिए सॉल्व होने की। तो इसको कर दो 1 में से माइनस, तो क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई अपने पास 3/4। ओके, अदरवाइज कितने केस बनते हैं, देखो अदरवाइज केस ये भी ये बनते अगर मैं सिर्फ सॉल्व के अकॉर्डिंग चेक करता हूं, सिर्फ सॉल्व के अकॉर्डिंग, तो ये बनता कि ए से सॉल्व हो जाए, बी और सी से ना हो। ठीक है, या फिर मान लो ए से हो गया, बी से भी हो गया, सी से नहीं हो, या फिर ए से भी हो गया, बी से भी हो गया, सी से भी हो गया, या फिर ए से नहीं हो रहा, बी और सी से हो गया, या फिर ए से भी नहीं हो रहा, बी से भी नहीं हो रहा, सी से हो गया, या फिर ए से नहीं हो रहा, बी से सॉल्व हो गया, सी से नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 6, एक केस और पॉसिबल है। ठीक है, कौन सा पॉसिबल है, ये हो गया, सॉल्व हो जाना चाहिए। तो एक केस ये पॉसिबल है कि ये तीनों से सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से 6-7 केस बनते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करके फिर सॉल्व करते हैं। इससे अच्छा अपन ने क्या किया, एक सिंगल केस ढूंढ लिया जो इन सबसे अपोजिट था, यानी तीनों से सॉल्व नहीं हो, ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार। ये ऐसा केस था जो जिसमें किसी से भी सॉल्व नहीं हो रहा था, तो उसको 1 में से माइनस करके सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है एक बैग है, उस बैग के अंदर 5 व्हाइट बॉल है। क्वेश्चन नंबर 12, 5 तो व्हाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है। ठीक है, और उस बैग में से क्या कर रहे हैं, 4 बॉल अपन विदाउट सब्स्टिट्यूशन एक के बाद एक करके 4 बॉल्स निकाल रहे हैं। तो इन बॉलों के अल्टरनेट डिफरेंट कलर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अल्टरनेटली डिफरेंट कलर, अल्टरनेट का क्या मतलब हुआ, अल्टरनेट का मतलब हुआ एक छोड़कर एक, यानी कि अगर मैंने पहले व्हाइट बॉल निकाली तो दूसरी मुझे ब्लैक निकालनी है, थर्ड वापस व्हाइट, फोर्थ वापस ब्लैक। ठीक है, अल्टरनेट डिफरेंट, यानी पहले व्हाइट फिर ब्लैक फिर व्हाइट फिर ब्लैक, या फिर क्या हो सकता है पहले ब्लैक फिर व्हाइट फिर ब्लैक फिर व्हाइट। अल्टरनेट होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, व्हाइट ब्लैक या फिर ब्लैक व्हाइट। ओके, अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, केस आपके सामने बन चुके हैं, समझ में आ गया क्वेश्चन। अगर मैं पहले व्हाइट बॉल निकालता हूं तो ये चारों केस पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि इसकी भी प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, सेकंड थर्ड फोर्थ चारों की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। या फिर अगर पहले ब्लैक निकालता हूं तो फिर ये 4 केस कंपलसरी है। अगर पहले व्हाइट निकालता हूं तो ये चारों प्रोबेबिलिटी कंपलसरी यूज में आएगी, और अगर पहले ब्लैक निकाल लेता हूं तो ये चारों प्रोबेबिलिटी कंपलसरी यूज में आएगी। और अगर इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो इन दोनों में से कोई भी एक केस काम में लेना है। ये दोनों तो एक दूसरे के साथ ऑप्शनल है, चाहे तो ये आ जाओ चाहे ये आ जाओ, एक ही बात है। ठीक है, अब कर लो सॉल्व, केस बन गई है अपने। तो सबसे पहले अगर मैं व्हाइट बॉल निकालूंगा तो देखो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/8 हो जाएगी। ओके, 5 टोटल 5 व्हाइट बॉल थी और
टोटल बोलती है अपने पास 8 इंटू सेकेंड पे अगर मैं ब्लैक निकाल रहा हूँ तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी देखो 3/7 हो जाएगी ना। 3/7 क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट नहीं किया, वो एक बॉल बाहर निकल चुकी है। थर्ड पे वापस व्हाइट निकालता हूं तो देखो प्रोबेबिलिटी 4/6 हो जाएगी क्या, क्योंकि पहले व्हाइट एक बाहर निकली हुई है तो व्हाइट बच गई 4 और एक बॉल और यहाँ से कम हो गई 6 मल्टीप्लाई वापस ब्लैक निकालता हूं तो पहले ब्लैक कितनी थी 3, अब कितनी रह गई 2 और ये कितना हो गया 5 प्लस। अब इस चीज को यहाँ सोच लो, स्टार्टिंग व्हाइट से नहीं करके स्टार्टिंग ब्लैक से कर देते हैं तो 3/8 इंटू 5/7 इंटू 2/6 इंटू 4/5 ये बनेगा ना। फर्स्ट पे ब्लैक निकाल दी तो 3 ब्लैक थी तो 3/8, फिर व्हाइट निकाली तो 5 एक बॉल कम हो गई यहाँ से 7, एक एक तो बार बार कम हो ही गई। फिर वापस ब्लैक निकाली तो पहले 3 ब्लैक थी अब 2 ब्लैक रह जाएगी अपॉन 6 और नेक्स्ट टाइम व्हाइट जब निकाली अपन ने तो पहले 5 व्हाइट थी अब कितनी रह गई 4 व्हाइट तो 4/5। इसको सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करके आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये भी लास्ट क्वेश्चन है आपका और उसके आन एक्सरसाइज कंप्लीट आपके 16.2। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन अगेन। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि एक कोई भी एक प्रॉब्लम उसको ए सॉल्व कर रहा है तो ए जब सॉल्व कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। इसका मतलब अगर ए से सॉल्व नहीं होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और अगर उसी क्वेश्चन को बी सॉल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। इसका मतलब अगर बी से सॉल्व नहीं होगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/3। अब देखो क्या पूछ रहा है फर्स्ट केस। फर्स्ट तो वो ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए तो पहले कर चुके हैं ऐसा वैसा क्वेश्चन। सेकंड ये कह रहा है उनमें से किसी एक के थ्रू सॉल्व होना चाहिए, किसी भी एक के थ्रू। तो देखो फर्स्ट में तो कौन सा केस बन गया, या तो ऐसे कर लो ए से सॉल्व हो गया बी से नहीं हुआ, प्लस ए से नहीं हुआ और बी से हो गया, प्लस ए और बी दोनों से सॉल्व हो गया, या फिर ए बार और बी बार ये फाइंड करके -1 करके। तो फर्स्ट केस तो ये बन गया, बस सॉल्व हो जानी चाहिए। सेकंड केस फर्स्ट का, दूसरा क्या बन सकता था 1 माइनस पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार, दूसरा ये बन सकता था। ये तो सारे सॉल्व होने के केस थे, ये नॉट सॉल्व का केस था। नॉट सॉल्व फाइंड करो 1 में से माइनस कर दो। सेकंड देखो सेकंड क्या कह रहा है, कोई भी एक सॉल्व कर ले, अगर कोई भी एक सॉल्व कर ले तो केस क्या बनेगा, या तो ए से सॉल्व हो जाए या फिर ए से सॉल्व नहीं होकर के बी से सॉल्व हो जाए, किसी भी एक के थ्रू जो क्वेश्चन है वो अपना सॉल्व हो जाए। तो हो गया ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 16.2 ये भी क्या हो गई अपने पास